दर्शकों नमस्कार। भारत की विश्व को जो देन है आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली, ये सिर्फ रोगों के रोग ही दूर नहीं करती है, उसकी चिकित्सा ही नहीं करती है, अपितु जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा पे ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए तो जो अष्टांग हृदयम है आयुर्वेद का मुख्य ग्रंथ है, उसमें कहा गया है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षाम अष्टुरस्य विकारम प्रश्नम चांच, क्योंकि जो रोगों को दूर करने के लिए ही ये नहीं है, ये स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य कैसे हमारी रक्षा हो, तो इसके लिए अनेक क्रियाएं बताई गई हैं आयुर्वेदा में। उसी में एक है ऋतुचर्या, वैसे अनेक है, दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, अनेक प्रकार के परहेज हैं, खान पान आहार विहार पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या के, ऋतु के अनुसार हमें किस प्रकार अपना आचार विहार और आहार करना चाहिए। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर अमरदीप कौर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में जी आपका धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जब देखा जाए ऋतुचर्या की बात आती है तो इसका आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा स्थान है। तो वैसे ऋतुएं हम तीन ही जानते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा, लेकिन असल में देखा जाए आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं मानी गई हैं। हाँ जी। तो आज हम जो बात करेंगे हम हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। जी, ये हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु क्या है और इसमें आयुर्वेद की दृष्टि से क्या महत्व है? जी, जैसा कि आपने कहा अभी कि ऋतुएं 6, हम जानते हैं 3, बट आयुर्वेद में 6 हैं। जी जी। उसका भी जो वर्णन है वो उसका डिवीजन हुआ है आदान काल और विसर्ग काल में। जी जी जी। तो विसर्ग काल चल रहा था, जिसकी अंतिम ऋतु है जो अभी चल रही है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु, ठीक है। ये शीत ऋतु में आती है? हाँ जी बिल्कुल, ये शीत ऋतु में हम तो आती शीत ऋतु से जानते हैं। शीत ही हो जाते हैं। विसर्ग काल जो होता है वो सौम्य गुणयुक्त होता है। इसमें चंद्रमा की जो शक्तियां हैं वो प्रबल होती हैं, सौम्यता रहती है, क्योंकि वर्षा बहुत होती है, तो सौम्यता का गुण ज्यादा होता है विसर्ग काल में। इसमें वर्षा, शरद और हेमंत 3 ऋतुओं का वर्णन होता है, जिसमें इसमें मनुष्य का बल भी ज्यादा रहता है, क्योंकि सूर्य की शक्ति कम होती है, चंद्रमा की ज्यादा। शक्तिवर्धक जो ऋतु है, शक्तिवर्धक को संचय कर सकते हैं। वर्षा ऋतु से धीरे धीरे आपका जो बल है ना, उसकी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जी जी। मतलब आप कम टायर्ड फील करते हैं, आप धीरे धीरे आपके शरीर में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। आप फील करते हैं कि नहीं, जो पिछले हम गर्मियों में जो हमारी हालत थी, जैसा आदान काल में हमारा बल कम था, वो अब धीरे धीरे सही होता जा रहा है। और हेमंत ऋतु जो है ये विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है। तो हेमंत ऋतु में किन प्रकार के रोगों का प्रकोप का ज्यादा खतरा बना रहता है? हाँ देखें, इसमें प्रकोप तब होगा जब हेमंत ऋतु के जो पथ्य हैं उनको ना फॉलो किया जाए। ठीक है। अदरवाइज इसमें पित्त दोष का शमन होता है, क्योंकि जो इसके पहले ऋतु गई होती है उसमें पित्त का प्रकोप होता है, और उसमें शोधन करके पित्त को शांत किया जाता है। तो इस ऋतु में बेसिकली जो है पित्त दोष का शमन होता है। तो जितने भी लोग जो भी जिनको पित्त के विकार हैं, पित्त के 40 विकारों का वर्णन किया गया, जो भी लोग पित्त की दुष्टि से परेशान हैं वो इस ऋतु में उनको बहुत आराम मिलता है, क्योंकि इसमें पित्त का शमन रहता है। और अभी मतलब इसके बाद में से कफ का संचय होना शुरू हो जाता है। कफ हाँ, इसमें स्टार्ट होता है धीरा पर, बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसमें बहुत कम इकाई पे होता है, ज्यादा इकाई पे वो शिशिर में होता है। डॉक्टर साहब, आपने पथ्य की बात की। जी बिल्कुल। पथ्य 3 प्रकार के हैं, एक तो आहार हो गया जी, एक विहार हो गया, हाँ जी, और एक आचार हो गया। जी ये तीनों पथ्य किस प्रकार होने चाहिए, अलग अलग करके बताइए। जी बिल्कुल। आहार की जहां तक हेमंत में बात करते हैं, हेमंत ऋतु जो है ये एक ऐसी ऋतु है जिसमें यही एक हेमंत और शिशिर ऋतु है जिनमें आपको गुरु आहार लेना चाहिए। ठीक है, वो पथ्य है। गुरु में भारी आहार जो समय लेता है, हाँ, जो आपको डाइजेस्ट होने में समय ले रहा है। तला भुना घी, तला ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं, घी तेल में तली हुई चीजें। पर अब ये दर्शक ये ना समझें कि हम कुछ भी ले लें। ये ऋतुचर्या है जो आप स्वस्थ अवस्था में हैं। अगर आप अस्वस्थ अवस्था में हैं तो चिकित्सक परामर्श के बिना कुछ ना करें। आप जो भी करें पूछ कर करें। ठीक है। अब इसमें गुरु आहार कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, उसका एक रीजन है।
हेमंत ऋतु में ना शीत वायु चलती है। जी जी। शीत वायु की वजह से हमारे जो रोम है वो बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं हमें स्वेटिंग नहीं होती। तो इन मॉडर्न फिजियोलॉजी हम देखें तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, बॉडी से हीट बाहर नहीं निकलती। जी जी। वो हीट जो है वापस शरीर के अंदर ही रहती है। एक के बजाय 4-4 कपड़े भी पहनते हैं हम। हाँ, वो हीट अंदर ही रखते हैं। हाँ, बॉडी की जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें हीट बॉडी के अंदर ही रहती है और वो हमारी जठराग्नि को और ज्यादा वात जो है वो तेज कर दीप्त करती है, दीप्त कर देती है। तो उस केस में उस अग्नि को शांत करने के लिए हमें गुरु आहार की जरूरत पड़ती है। जी जी। अगर हम इसमें गुरु आहार नहीं लेंगे तो वो अग्नि जो है धीरे धीरे जाके आपकी धातुओं को मतलब पचाना शुरू कर देगी और कमी हो जाएगी। हाँ, फिर आप माल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाएंगे। जी जी। इसीलिए इसमें गुरु आहार खाएं। इसमें अम्ल, लवण और मधुर रस जो है वो भी आपको लेना चाहिए। अधिक सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल अधिक सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी का जो वीर्य है उसमें अम्ल का और इसका लवण का वीर्य रहता है। ये गुरु गुण युक्त होते हैं। जी जी। और कहीं ना कहीं जाकर इनमें उष्ण वीर्य रहता है, तो इस वजह से वो आपकी बॉडी को हीट भी देते हैं और गुरु गुण होने से वो समय लगता है पचने में। तो इस वजह से इनका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि आप गुरु गुण ले सकते हैं। उसमें काफी सारी चीजें हैं। आप जैसे माश, उड़द की दाल आप ले सकते हैं, दही का सेवन इसमें आप कर सकते हैं। इक्षु विकार जैसे गुड़ है, गुड़ आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट जितने हो गए। ड्राई फ्रूट्स, हाँ जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट से बनी हुई चीजें हम देखते हैं, हम सर्दियों में स्पेशली बनाते हैं हमारे घरों में। हमारे बुजुर्ग, हमारे माताएं जो हैं वो प्रिपेयर करती हैं घी में तल के, जिसमें ड्राई फ्रूट होता है और भी काफी सारी चीजें वो यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उष्णता रहती है जी, और उनमें एक गुरु गुण रहता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। ये इसमें ये तो आपने आहार बताया जी, तो हमें आचार कैसे करना चाहिए? हाँ, आहार के बाद ना विहार और आचार की बात आपने की है, तो आचार तो सद्वृत्त का पालन करना है। सद्वृत्त जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। सद्वृत्त के बारे में थोड़ा संक्षेप से बताइए। क्या क्या होना संक्षेप से ही मैं बता सकूंगी, क्योंकि बहुत है। आचार रसायन के वर्णन है, सद्वृत्त का वर्णन सभी आचार्यों ने किया है, जिसमें बहुत कुछ है। जो हम पूजा करते हैं, जो हम अपने से बड़ों के पैरों को हाथ लगाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट, गुरु की वंदना, पूर्वजों की वंदना, घर के बड़ों की जो हम आदर करते हैं, टीचर्स का आदर करते हैं, ये सब एथिक्स आ गए, नैतिक मूल्य आ गए। हाँ जी, आपका सोशल एथिक्स क्या है, आपके मॉरल एथिक्स क्या है, आप घर में कैसे रहते हैं, आप अपनी सोसाइटी में कैसे रहते हैं, वही सब जो है वो सद्वृत्त में आता है। क्योंकि जब हम हेल्थ की डेफिनेशन लेते हैं तो वहाँ सिर्फ मेंटल और फिजिकल बात नहीं की जाती है, वहाँ पे स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग की बात भी की जाती है। इस ऋतु में दिनचर्या जो है, हाँ, वो पहले जैसी होनी चाहिए जहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक ऋतु का अपना अपना, जैसे दिन को सोना, हाँ, लोगों को बहुत आगे रात को जागे रहते हैं, दिन को सो नहीं, इसमें दिवा स्वप्न बिल्कुल निषेध है। इसमें दिन में सोना नहीं है, दिन छोटे हैं। दर्शकों के लिए यही स्पष्ट करना है कि दिन को सोना चाहिए। हाँ, नहीं, इसमें नहीं सोना है, क्योंकि इस ऋतु में मधुर जो गुण है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है और कफ जो है वो संचय अवस्था में आता है। अगर आप दिन में सोएंगे तो कफ के प्रकोपित होने का जो है चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार। हाँ, आपको आपका तमगुण बढ़ेगा, आप मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे, आप लो फील करेंगे और आपके जो कफ से रिलेटेड जो भी दोष हैं वो भी बढ़ेंगे और आपको वो बीमारियां लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो दिवा स्वप्न तो इसमें वैसे भी निषेध है, दिवा स्वप्न नहीं करना है। दिवा स्वप्न का सिर्फ इंडिकेशन ग्रीष्म ऋतु में है। जी, सर्दियों में, हेमंत ऋतु में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हेमंत ऋतु हो गई। हेमंत के साथ ही आगे जनवरी फरवरी में, ये नवंबर और दिसंबर में आएगी हेमंत ऋतु चल रही है। हेमंत ऋतु आगे जनवरी और फरवरी में आएगी शिष्य ऋतु। क्या शिष्य ऋतु में भी ऐसा ही आहार, विहार और आचार हमारा होना चाहिए या उसमें कुछ अंतर है? जी, यहाँ मैं बता दूं, पहले ऋतु अंतर बताइए। इसमें एक ही ऋतु है शीत ऋतु, लेकिन इनमें शिशिर और हेमंत का क्या आपस में अंतर है? हाँ, मैं बताती हूँ। हेमंत ऋतु जो है ना, ये अर्ली विंटर्स इसको कहा जाता है, ये शुरुआत है, शीत ऋतु की शुरुआत है हेमंत। जी, ये विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है। शिशिर ऋतु आदान काल की पहली ऋतु है, पर उसमें भी बल और चंद्रमा का बल भी उसमें प्रबल रहता है, शरीर बल भी उसमें प्रबल रहता है, और उसमें भी जो आचार विहार, सारा हमारा आहार विहार भी जो है वो हेमंत ऋतु का ही आता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम विंटर्स का उसको हम कहते हैं। उसमें बहुत ठंड होती है। जो हेमंत ऋतु है वो अभी हमारे मिड नवंबर से मिड जनवरी तक का समय है, और मिड जनवरी से लेके मिड मार्च तक, वसंत ऋतु के आने तक, वो शिशिर ऋतु है। तो ये जो समय है ना, इसमें सब हमने आहार विहार ऐसे लेने हैं जो गुरु गुण युक्त हों,
मधुर रस युक्त हो, अम्ल लवण रस युक्त हो, और जिस तरह के मैंने आपको अभी भी बताया क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं, दूध की बनी चीजें, गुड़, इक्षु विकार जितने होते हैं हम वो ले सकते हैं, गुरु गुण युक्त चीजें हम ले सकते हैं, वही सब शिशिर ऋतु में भी लेना है। विहार की बात आपने पूछी थी मुझसे, तो वो भी मैं बताना चाहूंगी। विहार में आपको सभी गुरु उष्ण चीजों का आप जो है यहाँ पर ध्यान रखें। इसमें अभ्यंग, ऑयल मसाज बॉडी पे, क्योंकि हमारा स्वेद बाहर नहीं निकल रहा है। स्वेद का कार्य होता है मृदुता, मॉइस्चर देना बॉडी, तेल मालिश करनी चाहिए। बिल्कुल, तो मृदुता बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन है, रोम हमारे बंद हो जाते हैं, स्वेद बाहर नहीं आता, तो बॉडी में ड्राइनेस आती है। ठीक है, इसमें सारे तेलों की मालिश कर सकते हैं, जहाँ विशेष कोई तेल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वातनाशक द्रव्य युक्त जितने भी तेल हैं आप ले सकते हैं। जी, उसकी मालिश कर शरीर को मालिश बिल्कुल। अगर आपके पास नहीं है, आपके घर में जो तेल आपके पास है आप उससे कर सकते हैं। अभ्यंग बहुत जरूरी है। आचार्यों ने जनताक स्वेद की बात इसमें की है। ये एक टिपिकल पर्टिकुलर टाइप का स्वेद होता था, वो एक कूटागार में आपको रहना है, वहां पे स्वेद होता था वातनाशक द्रव्यों से। तो अभी जो है वो हमारे पंचकर्मा यूनिट में आप जा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है, आपकी बॉडी में जैसे पेन्स वगैरह होती है ना, कईयों को सर्दियों में एकदम पेन एग्रीवेट हो जाता है, तो वो उसको शांत करने में बहुत मदद करेगा। हाँ जी, और गर्म बिस्तर, गर्म कपड़े, गर्म जगह में रहना, ये सब चीजों का आचार्यों ने वर्णन किया। शरीर में नंगे नहीं रखने चाहिए कपड़े, इसमें ज्यादा बिल्कुल नहीं, गर्म और ऊनी कपड़े। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि मैंने वेसो कंस्ट्रिक्शन की बात की है ना, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं, जिनको बीपी रेज होता है, उनको अपना इन ऋतुओं में हेमंत और ध्यान रखना, हाँ, शिशिर में विशेष ध्यान रखना है। किस प्रकार का ध्यान रखना? थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आपको कई लोगों को आदत रहती है सुबह नहाएंगे, उसके बाद यूं ही टॉवल बांध के ही बाहर आते हैं। जी। एक एज होती है हर चीज के लिए। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं वो ये चीज करते हैं, तो कई बार होता है जी अचानक से अटैक आया एंड डेथ हो गई। डॉक्टर साहब, इन ऋतुओं में स्वस्थ रहने के लिए किन रसायनों का उपयोग करना चाहिए संक्षेप में? बिल्कुल, रसायन जो है, आंवला तो बेस्ट है जी। आंवला इस ऋतु का है, आंवला आपने जरूर लेना है। इस ऋतु में जो भी हरी सब्जियां हैं वो आपने लेनी है जी। और इसमें हरितकी का सेवन शुंठी के साथ कीजिए, सौंठ के साथ। बिल्कुल, शुंठी के साथ हरितकी को शिशिर में गुड़ के साथ भी कर सकते हैं। शिशिर में पिपली के साथ, गुड़ के साथ, पिपली के साथ जी हाँ, उसके साथ कीजिए। लेकिन हरितकी का सेवन जो है उसमें भी बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि हरितकी रुक्ष होती है। अगर आपकी प्रकृति रुक्ष है, वात गुण युक्त है, या आप पे वात की वृद्धि है, आप उसमें हरितकी लेते रहेंगे तो वो और ज्यादा तकलीफ देगा। तो दर्शकों, आपने सुन लिया कि हमें हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में क्या क्या हमें पथ्य करना है और किस प्रकार आचार करना है और क्या क्या खाना है। अगर इस पे हम ध्यान देंगे तो हम रोगों से हमेशा दूर रहेंगे। आज बस इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को ली है। आशा करते हैं कि ऐसी जानकारी आप समय निकाल के आगे भी हमें उपलब्ध करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।